हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए पीआईबी पहली न्यूज़ है आपकी, लिस्ट ऑफ आउटकम्स विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू जॉर्डन। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो आपने सुना होगा अभी जॉर्डन ओमान गए हुए थे। तो इन्होंने इन कंट्रीज़ के साथ देखिए वो जाते हैं, नई चीज़ों में कुछ आपके एमओयूज़ वगैरह साइन होते हैं। एमओयूज़ जॉर्डन के साथ क्या क्या साइन हुए हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में साइन हुआ है, वाटर रिसोर्सेज में कॉपरेशन में साइन हुआ है, कल्चर एंड हेरिटेज में ये आपका साइन हुआ है पेट्रा एंड एलोरा। तो ये आपके देखिए जगहें हैं, एलोरा इंडिया में है हमें पता है, पेट्रा आपके जॉर्डन में लोकेटेड है। इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि यहाँ पे हेरिटेज कंजर्वेशन की जाएगी, टूरिज्म को लेकर और एकेडमिक एक्सचेंजेस को लेकर। उसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी रहेगा 25 से 29 के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी एक दूसरे से शेयर, जैसे देखिए इंडिया का यूपीआई है, इंडिया इतना अच्छा कर रहा है डिजिटल, हमें भी पता है कि बैंकिंग वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो वो शेयर करेगा जॉर्डन के साथ। इकोनॉमिक और ट्रेड के रिलेटेड क्या क्या कॉपरेशन रहेगी। ट्रेड भी देखो, जिस भी कंट्री में आप जाओगे ना, अगर उनके साथ कोई भी एफटीए साइन हो रहा है, सेपा साइन हो रहा है, कोई भी अलग अलग तरह के देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, हमने किए भी थे पिछली क्लासेस में। सो हर कंट्री के साथ कुछ कुछ साइन होता है, उसमें कंट्री कहती है हम इतना ट्रेड आपके साथ करेंगे। तो सेम वे जॉर्डन ने कहा है कि $5 बिलियन का नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग ट्रेड दोनों कंट्रीज करेंगी। बिजनेस में भी इसके बाद में जॉर्डन इंडिया बिजनेस फोरम भी कंडक्ट हुई। देन कस्टम्स में भी कॉपरेट करेंगे। एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन कस्टम्स मैटर, इस पर भी एग्री वो लोगों ने किया। देखो ये लोग मेन आपका साइन हो जाता है कि हाँ हम इन एरियाज़ में बात करेंगे। उसके बाद जो आपके उस मिनिस्ट्री या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं ना, वो आपस में बैठ के पूरा चॉकआउट करते हैं कि कैसे क्या क्या होना चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी बात की गई कि इंडियन कंपनीज जॉर्डन में इन्वेस्ट करेंगी एंड लॉजिस्टिक्स, काफ़ी देखिए इन चीज़ों में साइन हुए हैं आपके एमओयूज़। नेक्स्ट इज इंडियन स्क्वैश टीम हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो देखिए बहुत स्पोर्ट्स रिलेटेड ना इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है ना, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है ना हमारी कंट्री। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, हमने जीता है वर्ल्ड कप। ये चेन्नई इंडिया में हेल्ड हुआ था वर्ल्ड कप। एंड जो इंडियन टीम है उन्होंने हांगकांग, चाइना, उनको हराकर ये उपाधि पाई है। इंडिया 4th नेशन बना है हिस्ट्री में जिनको ये स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीता है। तो अभी तक सिर्फ 3 और कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इजिप्ट हुआ था जिन्होंने ये जीता है, और उसके बाद इंडिया बनी है 4th कंट्री। नेक्स्ट है इंडिया एंड अर्जेंटीना साइन INTA वर्क प्लान 25-27 टू बूस्ट बायलेटरल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड उन्होंने साइन किया है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी कंटिंजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडियन UAE जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। देखो एक जगह ना कहीं सारे एक्सरसाइजेस का नाम
और इंडिया के और किस कंट्री के बीच में होती है, और मिलिट्री की है, एयर फोर्स की है, किसकी है, ये मेंशन कर लिया करो। और ये आपका सेकंड एडिशन हुआ है इस एक्सरसाइज का, कहाँ पर हुआ है, अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग शांति बोल सकते हैं। तो शांति बिल, देखो आपको पता है अभी सेशन आपका दिसंबर विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तो उसमें बहुत सारे बिल्स हैं, पास भी होके लॉ भी बन गए हैं। तो मेजर मेजर बिल्स हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका शांति बिल है 2025, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। तो मेजर हम लोग कवर करेंगे क्या क्या उसमें चीज़ें लाई गई हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इस बिल में क्या लाया गया है, आपका एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है जब चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ को कवर कर लिया जाता है। पहले देखो क्या है हमारे देश में ना, हर चीज़ को लेके ना अलग लॉ बना हुआ है, अलग कोड बना हुआ है। तो अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ना काफ़ी चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी लॉज को एक ही चीज़ में लाने की कोशिश कर रही है। उससे क्या है, जिन लोगों को रिटर्न्स भी फाइल करनी है, कुछ भी करनी है ना, कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक ही जगह सब कुछ आ जाता है। तो ये भी जो आपका बिल है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क देगा फॉर न्यूक्लियर सेक्टर। इसमें क्या है, आपके पुराने 2 एक्ट्स थे जिनको रिपील किया गया है, यानी कि वो ख़त्म है, उनको ये बिल रिप्लेस करेगा। फर्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो ये तब रिपील होंगे जब ये एक्ट ये जो बिल है आपका वो एक्ट बन जाएगा, यानी पूरा उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर देंगे, प्लस उसके बाद प्रेसिडेंट का एक सेंड भी मिल जाएगा। तब क्या होता है, एक बिल लॉ बनता है, एक्ट बनता है। तो जब वो पास होगा तभी ये दोनों रिपील होंगे। इसके साथ साथ इसे नेशनल गोल्स, देखो हमारा गोल है, हमें पता है हम लोग कितनी बार अपने कमिटमेंट्स की, एनडीसीज की बात करते हैं। हमें नेट ज़ीरो एमिशन चाहिए बाय 2070, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी चाहिए बाय 2047। तो ये हमारे सारे जो कमिटमेंट्स हैं, इसके लिए भी ये ज़रूरी था कि न्यूक्लियर सेक्टर में ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाया जाए। तो प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन को लेके इसमें क्या प्रोविजंस है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कहा गया इस सेक्टर में होनी ज़रूरी है। तभी देखो, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ को बुलाएंगे ना, तभी उस चीज़ में बढ़ावा हम देखते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एलिजिबल होंगी कि उनको भी लाइसेंसेस मिलेंगे, किन किन चीज़ों के लिए, वो बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड डीकमीशनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड रिएक्टर्स। हालांकि उस पर गवर्नमेंट ओवरसाइट रहेगा। और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेशन भी कर सकती हैं किसमें, एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, फ्यूल फैब्रिकेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एसएमआर जो टर्म है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स है ना, इनमें काफ़ी ओपन किया गया है ये मार्केट आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी ध्यान किया गया है। देखो अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तभी हम लोग कैपेसिटी, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट कोशिश कर रही होती है, पर इतना ना उस चीज़ को बढ़ाना आसान नहीं होता जब तक आप पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं जाओगे। देन फोकस इज ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यही मैंने आपको अभी बात कही थी। बिल जो है इट इज़ लिंकिंग to 20,000 crore outlay for an small modular reactor R&D mission announced in the union budget। तो उसके लिए भी इस बिल में बात की गई है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो आपकी होती है कि अगर कुछ भी न्यूक्लियर आपकी जहाँ पर भी रिएक्टर्स होंगे वहाँ पे कोई भी सेफ्टी कंसर्न, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी होती है, उसके रिलेटेड भी इस बिल में बात की गई है। क्लियर लाइबिलिटी मॉडल स्टेट किया गया है कि जो ऑपरेटर होगा प्राइमरीली लाइबिलिटी उन पर ही रहेगी। इसके साथ साथ सप्लायर की क्या लाइबिलिटी है उस पर भी इसमें बातचीत की गई है। और बिल में आपकी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। स्टैट्यूटरी मतलब उसके लिए प्रॉपर्ली एक्ट लाया जाएगा, पूरा लॉ के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। उससे क्या होता है, उसमें ना उनकी बिल्कुल ऑटोनॉमी, उनको सब उनकी पावर्स, रोल क्लियरली डिफाइन हो जाता है। इसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल भी क्रिएट की जाएगी और न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन को भी बनाया जाएगा, जिसमें जो सिवियर न्यूक्लियर अगर कोई डैमेज होता है वो उनके केसेस जाएंगे।
देन नॉन पावर एरियाज़ में भी इसकी एप्लीकेशंस पर बिल पे बात की गई हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री रिसर्च, इसमें भी इसका यूज़ किया जाएगा न्यूक्लियर पावर का। देन क्या क्या है जो इस सेक्टर में आपका स्टेट कंट्रोल यानी कि जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट रहेगा, वो प्राइवेट को वो नहीं दे रहे हैं। एनरिचमेंट एंड आइसोटॉपिक सेपरेशन वो स्टेट के अंदर ही रहेगा। स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट, तो जितने भी फ्यूल हैं जो यूज़ हो चुके हैं दे इट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही उसको रीप्रोसेस कर सकती है, उसका डिस्पोजल कैसे करना है कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद वो सब सरकार ही देखेगी। और हैवी वाटर प्रोडक्शन भी सरकार ने अपने अंतर्गत ही रखा है। देन नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स, तो क्यूमुलेटिव मतलब आपके मर्केंडाइज एंड सर्विस दोनों इंक्लूडेड है। सो ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2025 इज एस्टिमेटेड एट $562.13 बिलियन एज कम्पेयर टू $533.16 बिलियन इन अप्रैल नवंबर 2024। तो पिछले साल से अगर हम अप्रैल टू नवंबर पीरियड की बात करेंगे तो ग्रोथ देखा गया है 5.43% का। देखो हर महीने हम ये डिस्कस करते हैं, बेटर रहेगा ये फिगर्स ना जो लेटेस्ट मंथ की है उसका थोड़ा एक आइडिया रखो आप। सो ये पूरा चार्ट है, आपको गिवन है कि मर्केंडाइज में 2.62% का ग्रोथ है, सर्विसेज में 8.65। ऑब्वियसली देखो सर्विस सेक्टर तो हमेशा आउट परफॉर्म करता है, हम लोग वहाँ पे उल्टा नेट पॉजिटिव रहते हैं, नेट हमारे आपके एक्सपोर्ट्स ही होते हैं। सो एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके इसमें टोटल ग्रोथ 5.43% का हो जाता है और इम्पोर्ट्स में ग्रोथ है 5% का। और डेफिसिट जो है ट्रेड डेफिसिट, पहले अगर हम लोग 25 की बात करें तो वो 89 US बिलियन डॉलर का है, ये भी बढ़ गया है अगर हम लोग 24 के पीरियड से बात करें। सो अगर हम एनालिसिस देखें तो वही सर्विसेज सेक्टर आपका स्ट्रेंथ है इंडिया की। ऑब्वियसली देखो ग्रोथ तो उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, हमें पता भी है कि वहीं से हमारा ट्रेड सरप्लस आ रहा है। और सर्विस सेक्टर में आपका ट्रेड सरप्लस देखा गया है अप्रैल नवंबर 2025 के पीरियड में ऑफ 134.13 बिलियन US डॉलर। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में क्या क्या हैं कि जिनमें हाई परफॉर्मेंस देखी गई है। देखो इंक्रीज़ आया है जो ये 5.86% का, वो भी तो किसी वजह से आया है। तो अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आपका इंक्रीज़ हुआ है, इंजीनियरिंग गुड्स आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जेम्स एंड ज्वेलरी। सो नवंबर 2025 की अगर हम लोग सिर्फ मंथली बात करें सो आपका जो टोटल एक्सपोर्ट्स रहा है इट इज़ 73.99 बिलियन US डॉलर। आपके नवंबर अगर मैं ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ की बात करूँ तो 15.52% का इंक्रीज़ देखा गया है। और जो ट्रेड डेफिसिट है आपका नवंबर 2025 में वो नैरो हुआ है अगर हम लोग नवंबर 24 की बात करें तो नवंबर 2025 में आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो माइनस मतलब डेफिसिट है तो इसलिए माइनस लगा है, तो डेफिसिट है आपका 6.64 बिलियन US डॉलर्स का, जबकि ये पिछले साल 17.06 बिलियन US डॉलर का। तो देखो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आया है। सो नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025 और इसका बेस ईयर 2011-12 होता है। हर बार हम हर मंथ डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है अब तक तो आपको बिल्कुल बेस ईयर रट जाने चाहिए सारे। सो एनुअल इन्फ्लेशन रेट आपका ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो नवंबर 2025 के लिए आया है -0.32%। देखो हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं इसका ट्रेंड क्या है, फॉलिंग ट्रेंड ही है। सो कॉन्ट्रैक्शन हुई है -0.32% की, लेकिन अगर हम लोग देखें तो पिछले महीनों से कॉन्ट्रैक्शन फिर भी कम है क्योंकि अगर हम अक्टूबर 25 की बात करें तब ये -1.21% थी, इस बार तो फिर भी 0.32% हुई है। सो इसको देखो अब जब माइनस लग गया तो वो क्या होती है, वो आपकी नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है या फिर जिसे हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं। सो क्या है मेजर रीजंस या मेजर कंपोनेंट्स, आपका बेसिकली फूड सेक्टर जो है ना उसकी वजह से हमें जितना भी देख रहे हैं ना सीपीआई भी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा। आपका फूड जो है ना फूड सेक्टर वो एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है और उसी के फॉलिंग प्राइजेस की वजह से ये सब हो रहा है। सो प्राइमरी आर्टिकल्स आपका देखो वेटेज होता है अलग अलग WPI में, ये लोग सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में, तो अगर आप नहीं क्लासेस देखते हैं जल्दी से बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कीजिए।
सो प्राइमरी आर्टिकल्स जिनका वेटेज आपका 22.62% होता है, उसमें ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन या फिर माइनस है तो यानी ये डिफ्लेशन है -2.93% का। और इसमें क्या है आपका बेसिकली डिफ्लेशन का रीज़न आपके फूड आर्टिकल्स हैं। देन फ्यूल एंड पावर में भी आपकी डिफ्लेशन देखी गई है 2.27% की। और इसमें क्यों है, आपके क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो प्राइजेज़ हैं वो कम हुए हैं। सो एलपीजी के भी अगर हम देखें तो प्राइजेज़ वो भी बहुत नीचे गए हैं, उनमें भी शार्प एनुअल कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हो गए, देखो इनकी वेटेज हाईएस्ट होती है आपके डब्ल्यूपीआई में, उसमें आपका नेगेटिव नहीं है, उसमें आपकी इन्फ्लेशन देखी गई है। तो यानी कि अगर ये जो हम माइनस बात करें ना डब्ल्यूपीआई में, डिफ्लेशन का मेन रीज़न है आपकी फूड आर्टिकल्स और आपका फ्यूल एंड पावर। तो इन दोनों की प्राइजेस गिरने की वजह से ही ये डिफ्लेशन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। तो ये भी एक और बिल है जो आपका सेशन था, जो आप दिसंबर सेशन या विंटर पार्लियामेंट सेशन उसमें लाया गया था। सो इस बिल का क्या है, जितने भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और एक्सीलेंट बनाना और उनके स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेकर जाना। सो इसमें जो आपका रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है, देखो सबसे पहले ना क्या होता है, अलग अलग अगर रेगुलेशन रहती है ना और अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ रहती हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ना इसको अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, उसको अलग रिपोर्ट दे रहे हैं 3-4 जगह, तो क्या है कन्फ्यूजन होता है, फिर किसकी सुने किसकी ना सुने। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ना आपका बिल्कुल यूनिफाइड किया जाए। सो स्केलर चेन ये सब कुछ याद है, और ये हम लोगों ने मैनेजमेंट की क्लासेस में भी था ना कि आपके मल्टीपल बॉसेस नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह आपको रिपोर्ट करना है। उसी से देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ्लो करती हैं। तभी मैं हमेशा क्लासेस में भी कहती हूँ ना, लिंक किया करो चीज़ों को। सो बिल जो है वो एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसे VBSA शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है, इसी का बिल है कि एक सिंगल बॉडी बनानी है फॉर हायर एजुकेशन। एंड इसमें क्या है, आपकी जो एग्जिस्टिंग बॉडीज़ है ना, जो कि यूजीसी है आपकी, आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक ही बॉडी बना दी जाएगी VBSA। तो ये भी देखो कब रिपील होंगी, जब आपका ये बिल एक्ट बन जाएगा। उससे पहले मत कभी लिखाना कि नहीं ये बन गया, ये उस दिन रिपील होती हैं जब वो आपका बिल एक्ट की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आएगी, उनके अलग ही रहेंगे एक्ट्स। सिर्फ जो हमने ऊपर बात की है वही इसके अंदर आएंगी। सो फंक्शनल सेपरेशन भी की जाएगी। देखो 3 ना अलग अलग काउंसिल्स बनाई जाएंगी, स्पेशलाइज्ड होंगी, अलग अलग उनके फंक्शंस रहेंगे। सो सबसे पहले विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद बनाई जाएगी, जो स्टैंडर्ड्स रिलेटेड काउंसिल रहेगी, सारे स्टैंडर्ड सेट करेगी। सो विकसित भारत शिक्षा विनियामन परिषद बनाई जाएगी, जो रेगुलेटरी काउंसिल रहेगी, वो सारे रेगुलेशंस देखेगी, गवर्नेंस देखेगी कि हाउ स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। देन विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद बनाई जाएगी, जो आपका एक्रेडिटेशन करेगी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, सारे जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। सो ये देखेगी कि अब जो स्टैंडर्ड्स है उसमें हाउ वेल ईच इंस्टीट्यूशन इज़ परफॉर्मिंग। इसके साथ साथ आपके क्या क्या और चेंजेस इस बिल के थ्रू करने की कोशिश वो कर रहे हैं। सो सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम रेगुलेशन। सो देयर विल बी रिमूवल ऑफ ग्रांट डिस्पर्सल पावर फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी। तो जो फंडिंग दे रहे हैं वो अलग होंगे और जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, वो सब अलग होंगे। सो फंडिंग फॉर सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल नाउ बी हैंडल्ड सेपरेटली। इससे क्या होगा कि देखो एक ना वो पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, आपकी फेसलेस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सिंगल विंडो सिस्टम रेगुलेशन कंप्लायंस इन सब के लिए बनाया जाएगा। इंटरनेशनलाइजेशन, तो देखो जो आपके स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, ये सब किस लिए हो रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल्स पर भी जा सके, उनके स्टैंडर्ड तक जा सके। पेनल्टीज़ भी बढ़ाई गई हैं कि अगर कोई भी देखो नहीं कंप्लायंस करता है, स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करता है, तो उन पे फाइन्स लगेंगे। सो ये बढ़ाया गया है 10 लाख से ये 75 लाख अप टू 2 करोड़ भी किया गया है फॉर अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। और अभी ये जो बिल है ना, ये पास नहीं हुआ है, इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया गया है, वो अच्छे से इसको स्क्रूटिनाइज करेंगे। और जो अब नेक्स्ट सेशन होगा ना आपका, फेब में होता है बजट सेशन, उसमें है कि ये शायद पास हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंडिया एंड एडीबी। एडीबी आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। उन्होंने साइन किए हैं लोन्स वर्थ ₹2.2 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो देते रहते हैं पैसे। तो ये अब हम देख लेते हैं किस किस के लिए दिया है। सबसे पहले है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा पीएम सेतु स्कीम है, उसके लिए $846 मिलियन दिया है। इसके थ्रू देखो आईटीआईज बनाए जाएंगे अक्रॉस 12 स्टेट्स। देन एसिलरेटिंग अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव रूफटॉप सोलर सिस्टम डेवलपमेंट सब प्रोग्राम 1, इसके लिए $650 मिलियन दिए हैं। ये बेसिकली आपके रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इन सब के लिए ये पैसा यूज़ किया जाएगा, क्योंकि देखो जो कोलेटरल फ्री लोन्स देने हैं उन सब के लिए आपको जो भी पैसा लगता है, लो इंटरेस्ट देना है, उसके लिए ये यूज़ होता है। देन असम स्टेट टर्शरी हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए $398.8 मिलियन है। ये हेल्थ केयर रिलेटेड हो गया आपका गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस मॉडर्नाइज करना, इसके लिए लाया गया है, ये अमाउंट ली गई है। देन चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए भी सेकेंड ट्रांच लिया गया है $240 मिलियन का, ऑब्वियसली अर्बन ट्रांसपोर्ट चेन्नई में बेटर करने के लिए। देन इंटीग्रेटेड इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल एग्री बेस्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट इन मेघालय, इसके लिए $77 मिलियन मार्क्ड है आपके इस पूरी अमाउंट में। तो ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स आपके मेघालय में लाने के लिए किया गया है। तो एडीबी आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो एशिया और पैसिफिक रीजन में बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना चाहता है। और देखो इसकी ये बना कब था, 1966 में से फाउंड किया गया था। इसके 69 मेंबर्स हैं, 49 देखो एशिया और पैसिफिक के रीजन में से ही हैं, बाकी अलग उससे भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एशियन कंट्रीज़ ही हैं, और भी हैं इसके मेंबर्स, और इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर्ड है ये मनीला, फिलीपींस में। करंटली इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर मसातो कांदा जी। नेक्स्ट है ग्रॉस एनपीएज नेट आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और उसमें नेट एनपीएज, ग्रॉस एनपीएज, ये सारे फ़र्क आपको पता होने चाहिए, और जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको ये सब पता है। ग्रॉस एनपीएज इन आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स ऑफ पीएसपीज, यानी आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 7% से गिर के सिर्फ 2% रह गए हैं। तो इसका मतलब आपकी एसेट क्वालिटी बेटर हो रही है। ये देखो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स में ये सब किया गया है। तो बहुत डेटा मिल जाता है आपको, अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो उसके लिए भी मिल जाता है, वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर बैंकिंग एग्जाम में। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से ये फॉल हुआ है। देखो बहुत बड़ा नंबर है 7% से 2% पे आना। आरबीआई के प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क एंड रेजोल्यूशन मेजर्स रहे हैं। सबसे पहले है स्ट्रेस्ड एसेट डायरेक्शन 2025, जिसमें उन्होंने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स अंडर आरबीआई विच इज़ कमर्शियल बैंक्स रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट डायरेक्शंस 2025 है जो इन्होंने दी थी। इसमें क्या है, बेसिकली इसमें उन्होंने कहा है कि आप अर्ली रिकॉग्निशन करो और टाइमली रेजोल्यूशन करो इन सारे डिफ़ॉल्ट लोन्स का। इससे क्या है, देखो जब टाइमली होता है ना, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके आप उसी को रिजॉल्व कर लेते हो तो वो हो जाता है, नहीं तो इतने साल ना अमाउंट बढ़ती रहती है, ज़्यादा एनपीए होता है। देन मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, ये जितने भी आपके स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कहा गया है कि आप ये स्कीम अडॉप्ट कीजिए, और इससे क्या होता है, नीड बेस्ड लेंडिंग प्रमोट होती है और मॉनिटरिंग भी बेटर होती है। देन गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं देखो स्टूडेंट्स और बैंक्स के लिए, कि अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, वो हेल्प करने के लिए सरकार ने बनाई है। जैसे कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है जिसे नवंबर 2024 में लाया गया था। इसके थ्रू विद्या लक्ष्मी देखो एक पोर्टल है सरकार का, जिसमें कोलेटरल फी एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स मिल जाते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए भी उन्होंने ईजी बनाया है। और देखो इसमें क्या रहता है कि जब हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, उनको जॉब भी मिलेगी, मतलब बेटर प्लेसमेंट रेट होता है, तो वहाँ से ना जो आपके लोन की रीपेमेंट होती है उसके चांसेस हायर रहते हैं। देन क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन भी बनाई गई, जैसे एमएसएमईज के लिए है ना, वैसे ही एजुकेशन लोन के लिए भी है। इस स्कीम के अंतर्गत आपके कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं अप टू 7.5 लाख, और इसमें सरकार जो है वो बैंक्स को गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप कोलेटरल के बिना दे दो, हम आपको गारंटी करते हैं।
देन सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम भी है। सो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड। देखो जब इंटरेस्ट कम रहेगा, अमाउंट कम होगी, हो सकता है इंसान वो पे कर दे। कई बार ना इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा हो जाता है मॉरेटोरियम पीरियड में कि वो इतनी बाद में ईएमआई ज़्यादा बनती है, लोगों की उतनी कमाई नहीं होती, ईएमआई उससे ज़्यादा बन जाती है। देन बैंक लेवल क्रेडिट पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं। तो हम लोगों ने जैसे पीछे भी देखा स्कीम में कि 7.5 लाख रुपए तक के लिए कोई भी कोलेटरल नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है, तो आप उसके अंदर लोन दीजिए और बैंक्स दे भी रहे हैं और सरकार उसे आपकी गारंटी प्रोवाइड कर रही है। एंड बोर्ड अप्रूव लोन पॉलिसी, सो बैंक्स को कहा गया है कि कोई भी आपकी अगर लोन पॉलिसी है उसको बोर्ड अप्रूव्ड होना चाहिए और आपको उसी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने सारे डिसीजंस लेने हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एनपीएस में इतना रिडक्शन देखा गया है। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन्स रोबस्ट मोमेंटम। तो एज ऑफ नवंबर 28 का ये सारा डेटा है, हम देख लेते हैं इसकी भी आपकी ग्रोथ फिगर्स। तो टोटल बैंक क्रेडिट जो एट दिस एज ऑफ नवंबर 28 हमारी कंट्री में स्टैंड करता है वो है 195.3 लाख करोड़। देखो कितनी बड़ी इकोनॉमी आपके बैंक क्रेडिट से ही चल रही है। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, 11.5% का देखा गया है। एंड डिपॉजिट्स जो हैं आपके, देखो क्रेडिट तो हमने देख लिया कि कितना ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है। सो बैंक डिपॉजिट्स जो हैं उनमें भी 10.2% का आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। सो क्रेडिट एक्सपेंशन में मेन ड्राइवर्स आपके क्या हैं, रिटेल एंड एमएसएमई सेक्टर आपका रहा है। ऑब्वियसली रिटेल क्या है, जो पर्सनल लोन्स हैं जिसमें लोग कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए आपके लोन्स लेते हैं, सैलरी के ऊपर लोन ले लिया, वो सब आते हैं इसमें। आपका कार लोन हो गया। देन एमएसएमई सेगमेंट्स के जो लोन हैं, ये दोनों हैं, इनमें ज़्यादा देखा गया है कि लोन्स इन्हीं दोनों के लिए लिए गए हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल क्रेडिट में भी आपके बेटरमेंट देखी गई है, कॉरपोरेट्स भी जो हैं उनमें भी बोरोइंग उनकी बढ़ रही है। एंड सर्विस सेक्टर में भी आपके देखो ग्रोथ देखी गई है, आपके ट्रेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कमर्शियल रियल एस्टेट, इसमें भी क्रेडिट की डिमांड बढ़ रही है, तभी देखो 11.5% का ग्रोथ आया है। इसके साथ साथ देखो जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी की जब भी बात करें ना, वहाँ एनपीएस की बात हो रही होती है, तो ग्रॉस एनपीएस जो हैं वो आपके नीचे गिरे हैं। एज ऑफ मार्च 2025 वो 2.31% हैं। एंड इसके साथ साथ कैपिटल बफर यानी कि आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, CRAR रेशो, इसलिए देखो डिटेल में हम सारी क्लासेस में बात कर चुके हैं। अगर आप कोर्स आपने ले रखा है, आप कोर्स नहीं ले रखा है तो लीजिए, और अगर ले रखा है तो उसमें अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे फाइनेंस की क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो ना क्या करो कि एटलीस्ट ना फाइनेंस की वो क्लासेस कोर्स में जाके देख लो जिसमें हमने बैंकिंग रेशियोज़ या इन सब के बारे में बात किया है, क्योंकि ना वो आपके सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं, बाकी बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो CRAR रेशियो होती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब वो इस मार्च 2025 में वो 17.36% थी। तो देखो कैपिटल बफर्स के बाद भी हम स्टूडेंट्स को पता होगा जो मेरे हैं कि कितना परसेंट होना चाहिए उससे, और इसका कितना फ़र्क है। तो इसका मतलब हमारा बफर्स के बाद भी अगर इतनी है रेशियो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारा बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VBG विकसित भारत जी राम जी बिल बोला जा रहा है 2025। तो ये हो सकता है इस बिल के बारे में आपने सुना भी हो, काफ़ी सोशल मीडिया पे चल भी रहा था। सो ये जो बिल है ना, ये इसलिए लाया गया है कि आपकी जो ऑनगोइंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, बहुत फेमस MG नरेगा जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी आपने सुना होगा, इसको रिप्लेस करने के लिए ये लाया गया है। और अब बिल्कुल देखो जो सरकार की है, हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी और ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सो इसमें क्या है, देखो जो नरेगा स्कीम थी ना, उसमें क्या होता था, 100 डेज मिलते हैं पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर काम के। लेकिन जो ये नया बिल है इसमें 125 डेज मिलेंगे, तो देखो 25% इंक्रीज़ है। जो आपका नरेगा था उसमें फोकस वेज एम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रेस रिलीफ पे था, पर इसमें एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस, सैचुरेशन भी और गारंटेड लाइवलीहुड का देखो जो पॉइंट था ना कि नरेगा में था, वो इस बिल में भी रखा गया कि अगर काम नहीं मिला तब भी उतने दिन के वेजेस दिए जाएंगे।
जो आपका नरेगा था उसके अंदर डिमांड ड्रिवन काम होता था, पर इस बिल के अंदर कहा गया है कि आपका बॉटम अप प्लानिंग होगा थ्रू विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स। सो नरेगा में देखो एसेट्स क्रिएट होते थे, आपकी सड़कें बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पर बहुत फ्रेगमेंटेड होता था। इसमें सब कुछ एग्रीगेटेड होगा। एंड फंडिंग आपकी नरेगा में सेंट्रल फंडिंग होती थी, फुल सेंट्रल फंडिंग, पर इस बिल के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी, यानी कि 60-40 की फंडिंग रहेगी फॉर मोस्ट स्टेट्स, और 90-10 यानी कि 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। और अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस यानी कि अगर कोई भी है, अ, जो कमिटमेंट देखो आपके पहले नरेगा में भी थी, वो भी इसमें रखी गई है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे पाते हो किसी को, सो विद इन 15 days ऑफ एप्लीकेशन द वर्कर विल बी एंटाइटल टू अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस। तो ये पहले भी था और इसको इंटैक्ट अभी भी रखा गया है। देन इसमें जो बिल है, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन को अब फोकस रखा गया है। देखो पहले क्या था, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट था, अब इसमें एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ना कि हमें एक्चुअली में उसको जो हम काम करवा रहे हैं उससे हम अपने देश की प्रगति कर रहे हैं नहीं, उस पर भी फोकस किया गया है। तो इसमें 4 प्रायोरिटी वर्टिकल्स रखे गए हैं: वाटर सिक्योरिटी रिलेटेड काम, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशल वर्क्स, ये सब कुछ होगा। और ये सारे काम एग्रीगेट होके आपका विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाएगा। ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखा गया है। डिजिटल टूल्स, देखो डिजिटल तो ना आपका हर चीज़ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई जिसे हम बोलते हैं अब यूज़ होता है। कुछ भी स्कीम आती है, कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन आपका ट्रैक्ड होता है, कहाँ पे आपके फंड्स गए, कहाँ कितना हुआ, कहाँ कितना काम पहुँचा, सब कुछ आपका सब ऑनलाइन होता है। देन AI एनेबल्ड एनालिटिक्स भी यूज़ किए जाएंगे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। अकाउंटेबिलिटी भी सोशल ऑडिट के थ्रू मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट इज इंडिया ओमान सेपा। सेपा यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये साइन किया है दोनों कंट्रीज़ ने। अब देखो इसके बाद क्या होता है जब भी सेपा साइन होता है, यानी कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाती है दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की कुछ आइटम्स पर। कुछ हो सकती है, कभी कभी पूरा 100% पोर्टफोलियो हो जाता है। इसमें क्या है, अब जो सेपा साइन हुआ है इसमें टैरिफ एलिमिनेशन होगी। ओमान जो है वो ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस देगा 98.08% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस। तो इसमें इतना जो हमें दे रहे हैं ना जिन जिन टैरिफ लाइंस में, उसमें हमारे 99.38% इंडियन एक्सपोर्ट्स कवर्ड होंगे। तो काफ़ी देखो मेजर है ये। इसके देखो ये टैरिफ एलिमिनेट होने की वजह से हमें बहुत इससे फ़ायदा होगा। इमीडिएटली आपके 97.96% गुड्स पर ख़त्म हो भी गया है। और रेसिप्रोकल इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया लिबरलाइज कर रहा है 77.79% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस फॉर ओमान। और इससे ओमान को कितना फ़ायदा होगा, उसके 94.81% इम्पोर्ट्स को फ़ायदा होगा जो वो इंडिया में करता है। एंड सेक्टोरल, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट्स होंगे जिनको पूरा टैरिफ एलिमिनेशन मिला है। तो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फ़ायदा होगा। सर्विसेज सेक्टर में भी बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या क्या फ़ायदा होगा। 127 सब सेक्टर्स आपके सर्विस में, जैसे कि कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, R&D, इन सबको इससे फ़ायदा मिलेगा। और ओमान ने कमिट भी किया है दैट वो इन सर्विस सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल करेगा अपनी कंट्री को, कि वहाँ पे भी सर्विसेज वो पहुँचाई जाएंगी। देन प्रोफेशनल मोबिलिटी में भी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज जो भी यहाँ से इंडिया से भेजे जाते हैं ओमान, उनके कोटा को भी बढ़ा दिया गया है 20% से 50%। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड स्टे का जो ड्यूरेशन है फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम 90 days to 2 years। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी साइन बात हुई है कि उसमें भी दोनों कंट्रीज़ ने अपने कमिटमेंट्स को एक्सटेंड किया है। देखिए ये जो कॉपरेशन है ना, इसके 4 स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं आपके। वो क्या क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन, तो दोनों देखो कंट्रीज़ वो रिन्यूएबल एनर्जी इस फील्ड में कोलैबोरेट करेगी। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। So next is Prime Minister Narendra Modi is the first global head of state or government to be bestowed with Great Honor Nishan of Ethiopia, the highest civilian award of Ethiopia। तो देखो बहुत ये
हमारे लिए गर्व की बात है कि वो इकलौते पहले हेड ऑफ स्टेट बने हैं जिन्हें ये अवार्ड इथोपिया का मिला है। और इसके साथ साथ देखिए वो इथोपिया गए थे, वहाँ पे उन्हें ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला। और वो ओमान गए थे तो वहाँ पे भी उन्हें द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है, जो कि आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान। नेक्स्ट इज इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशंस GSL's न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम अमूल्य है। Next is Indian youth para athletes. They won 36 gold, 28 silver and 38 bronze medals in the Asian Youth Para Games 2025. देखो स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा साल है ये हमारे लिए। ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले 2017 में उन्हें 44 मेडल्स मिले थे और अब तो उन्होंने बिल्कुल ही सरपास कर दिया है। ये आपकी कंडक्ट हुई थी दुबई UAE में हुए थे आपके एशियन यूथ पैरा गेम्स, और इसका मोटो क्या था, वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ योर इंश्योरेंस लॉज बिल 2025, और इसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। इसमें क्या क्या है, इसमें आपका 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI क्या होता है, FPI क्या होता है, अलग होती है दोनों टर्म्स, पता होनी चाहिए। तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब आपका अलाउड है इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये पहले 74 होता था, अब 100% है। ये बजट में बात की गई थी, उसके लिए अब ये पास कर दिया गया है। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली देखो फॉरेन सेक्टर, फॉरेन कंपनीज आकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, कंपटीशन भी बेटर होगा। एंड इसके साथ साथ इसमें एक सेफ गार्ड क्लॉज भी रखा गया है जिससे नेशनल अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये ना हो फॉरेन कंपनीज आए, इंश्योरेंस का पैसा ले और भाग जाए, ये नहीं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक सेफ गार्ड क्लॉज भी रखा गया है कि एटलीस्ट वन टॉप एग्जीक्यूटिव जो उस फर्म का होगा, उस कंपनी का होगा, वो चेयरमैन कर लो, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO कोई भी हो, ही और शी मस्ट बी अ रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। ये सेफ गार्ड क्लॉज रखा गया है। और इससे क्या होगा, देखिए इट प्रोवाइड्स एन एग्जिट रूट फॉर कैश स्ट्रैप्ड इंडियन पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट द 82,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड वाया दी FDI रूट। तो देखो इंडियन पार्टनर्स हैं, हो सकता है कि उनके पास नहीं कैश ट्रैप्ड है, उनको फंड्स की ज़रूरत है, तो जॉइंट वेंचर्स अब वो कर सकते हैं फॉरेन कंपनीज के साथ। इसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के भी मेजर्स का लाए गए हैं, जैसे कि वन टाइम लाइसेंसिंग किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी अब जो भी आपके इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए। सस्पेंशन ओवर कैंसिलेशन, तो पहले क्या होता था, अगर कोई भी दिक्कत आती थी ना, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता था, अब उसे सस्पेंड किया जाएगा फॉर माइनर इन्फ्रैक्शंस। देन इक्विटी ट्रांसफरीज भी किया गया है। पहले क्या होता था, आपका जो IRDAI है, जो रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर का हमारा, उनका अप्रूवल चाहिए होता था फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कैपिटल। तो वो अप्रूवल जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है 1% से 5%, यानी 5% तक ट्रांसफ़र के लिए अब आपको उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। देन नेट ओन फंड की जो रिक्वायरमेंट है फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस, वो भी पहले 5,000 करोड़ की थी, उसे भी कम कर दिया गया है टू 1,000 करोड़। एंड LIC जो है उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई है कि वो अपने जोनल ऑफिसेज बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल लिए अब खोल सकते हैं। पहले क्या, देखो जो अप्रूवल होता है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लैग हो जाता है। देन पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं इस बिल में, आपके पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। जो भी पेनल्टीज़ लगाई जाती है ना इंश्योरेंस पर, उस अमाउंट इसमें लाया जाएगा। किस लिए, सेम जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, अब ये पॉलिसी होल्डर्स को अवेयर करने के लिए ये फंड लाया गया, और इसे मैनेज आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही करेगी। देन डेटा सिक्योरिटी का भी ध्यान किया जाएगा। आपका DPDP एक्ट जो है उसमें आपके जो भी इंश्योरर्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर की कलेक्ट करते हैं, उनको उसे उस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसे मेंटेन करना है। इसके साथ साथ IRDAI जो है हमारा रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, उनको और पावर्स दी गई है कि कोई भी अगर रॉन्गफुल गेन्स होते हैं कंपनीज द्वारा, इंश्योरर्स द्वारा एट द एक्सपेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, वो उसे बिल्कुल देख सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरी वो कार्रवाई करें। देन डिजिटल फोकस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसीज इशू की जाए, इसको प्रमोशन दी जाएगी। अब मिसिंग क्या क्या है, क्या क्या इस बिल में नहीं है जो होना चाहिए, जो इंडस्ट्री कह रही है कि आपको लाना चाहिए था।
सो कंपोजिट लाइसेंस नहीं है अभी भी। देखो लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप इंटरमीडिएट जो आप लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस, आपको अलग अलग लेने पड़ते हैं लाइसेंस। एंड नो कैपिटल नॉर्म रिडक्शन, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आपको इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है वो 100 करोड़ है, उसको भी कम नहीं किया गया है। Next is new logo for regional rural bank signifying a single and unified brand identity unveiled। तो ये आपका लोगो है, अब इसको याद कर लो। RRBs को यही लोगो ऑल ओवर इंडिया वो यही यूज़ करेंगे। सो वन RRB वन लोगो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और उसके अंतर्गत ये लोगो लॉन्च किया गया है। अब इस लोगो को भी समझ लेते हैं। तो अपवर्ड एरो है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट करता, उसका मतलब क्या है कि हमें ऊपर जाना है, हमें ग्रोथ दिखानी है। RRBs इसीलिए बनाए गए हैं। देन हैंड्स हैं, हैंड्स का मतलब क्या है कि वो नर्चर करते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स केयर, सपोर्ट, के हेल्पिंग हैंड उनका हमेशा रहेगा। और जो सबसे ऊपर है वो है आपका फ्लेम। सो फ्लेम मतलब एंटाइटलमेंट, नॉलेज, आपको पूरा ज्ञान देंगे, आपको समझाएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे। और इसके साथ साथ जो आपका स्कीम है, कलर स्कीम है, उसका मतलब भी समझ लेते हैं। सो डार्क ब्लू का मतलब क्या है, वो फाइनेंस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन आपकी लाइफ, एग्रीकल्चर, ग्रोथ, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। सो वन स्टेट वन RRB रिफॉर्म देखो सरकार की थी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ काम कर रहा है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। सो वो क्या है, वो चाहते हैं हर स्टेट में सिर्फ एक ही RRB रहे। एंड इसमें आपके 26 RRBs को कंसोलिडेट किया गया है अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूटीज़, जो May 1, 2025 से आपका कर दिया गया था। तो करंटली इंडिया में 28 RRBs हैं, ये 196 होते थे 2000 में, देखो कितना ज़्यादा रिडक्शन किया गया है। और 24-25 में जो RRBs हैं उन्होंने कंसोलिडेटेड 7,148 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, देखो कितना अच्छा फिगर है। अभी यूनिफाइड ब्रांड इमेज क्यों लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इससे विजिबिलिटी बढ़ती है। जैसे आपके बड़े बड़े बैंक्स है, SBI ऑल ओवर इंडिया है, एक ही लोगो है तो सबको उसकी क्रेडिबिलिटी लगती है। अगर RRBs चाहे अलग अलग नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब एक ही लोगो होगा ना तो वो लगेगा, चाहे स्टेट, हर स्टेट का अलग है लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया लेवल में एक ही चीज़ है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बेटर होगा। एंड इसमें RRBs का ट्रांजिशनिंग भी दिखाई जा रही है कि वो ऐसे वो पुराने वाले बैंक नहीं रह गए हैं कि जाओ काम नहीं होता, नहीं, ये भी डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस वीक 2025 लॉन्च्ड, और इसके साथ साथ आपका प्रशासन गांव की ओर ये आउटरीच प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। और ये जो सप्ताह है, वीक है, ये आपका December 19 को लॉन्च किया गया है। December 19 से 25 दिसंबर तक ये चलेगा। सो दिस बेसिकली कल्मिनेट्स योर week long celebration on birth anniversary of former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो ये देखो हर साल December 21 को आपका बनाया जाता है और उस दिन आपका विंटर सॉल्स्टिस भी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। विंटर सॉल्स्टिस का मतलब क्या है कि सबसे उस दिन जो आपका दिन होता है ना, यू हैव शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। तो UN ने इसे यूनानिमसली इस दिन को अडॉप्ट किया था एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑन December 6, 2024। एंड इसको क्या है, देखो योगा डे आपको याद है June 21 को था, और June 21 को क्या होता है, समर सॉल्स्टिस होता है, उसका बिल्कुल पलट में इन्होंने वर्ल्ड मेडिटेशन डे रखा है। और थीम क्या है 2025 का, इनर ट्रांक्विलिटी फॉर आउटसाइड पीस। नेक्स्ट है स्वानिधि एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स। तो देखो ये स्कीम है आपकी स्वानिधि, स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड स्कीम है। तो उसके बारे में आपकी रीस्ट्रक्चर हुई थी ये, तो हम लोग एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। सो यूनियन कैबिनेट ने इसमें कुछ अपग्रेडेशंस की थी, इसकी टाइमलाइन बढ़ा दी थी। सो नाउ द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल March 31, 2030, और इसके लिमिट्स भी बढ़ाए गए थे। तो पहला जो ट्रांशे होता है वो 15,000 कर दिया गया था, पहले 10,000 मिलता था, लेकिन अब वो 15,000 मिलता है। मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रीट वेंडर लेने जाऊँगी तो 15,000 मिलेंगे। अब अगर मानो मैंने वो 15,000 लौटा दिए, फिर मुझे सेकेंड ट्रांचे मिल जाएगा 25,000 का। तो जब मैं 25,000 भी लौटा दूँगी तो फिर मुझे 50,000 दे देंगे। एंड इसके साथ साथ और क्या क्या वो चीज़ें लेकर आए हैं, UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड है। सो दिस इज़ वेरी न्यू, ये पहले नहीं मिलता था। ये आपके जो रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम है उसी के अंतर्गत लाया गया है कि जो भी बेनिफिशरीज अपना सेकंड ट्रांचे दे देंगे ना,
वो क्या है, यानी कि मैंने वो 25,000 वाला दे दिया तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगी फॉर 30,000 UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड। देन इंटरेस्ट सब्सिडी, तो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी और ये वाया आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट्स में डाल दी जाएगी। किन लोगों के? हु रीपे ऑन टाइम मेकिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीमली लो। डिजिटल कैशबैक भी मिलेगा वेंडर्स को। जो वेंडर्स हैं वो 1200 पर ईयर, तो एक साल में 1200 रुपये अगर आप रिटेल सेल्स करते हैं फॉर रिटेल सेल्स, एंड एडिशनल 400 रुपीज़ पर ईयर फॉर होल सेल परचेजेज मेड डिजिटली। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये आपको कैशबैक मिलेगा। और ये जो लोन्स हैं ये सारे कोलेट्रल फ्री हैं। देन इसके साथ साथ देखिए बेसिकली ना अंडर स्वनिधि से समृद्धि जो स्कीम है इसमें होलिस्टिक, आपका ये नहीं है कि सिर्फ उनको लोन देना है, और भी चीज़ों पर ध्यान किया गया है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग भी की गई है। 47 लाख आपके स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिलीज़ को प्रोफाइल किया गया है। स्कीम को और 8 सेंट्रल वेलफेयर स्कीम से लिंक किया गया है, जैसे कि आपकी PM सुरक्षा बीमा योजना है, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, PM जनधन योजना। इनके अंतर्गत भी उन्हें ऑटोमेटिकली लिंक किया जाएगा और उन्हें बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ लोक कल्याण मेला जिसमें उनको जानकारी दी जाए ये भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अभी तक दिसंबर 2025 में स्कीम की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो 96 लाख लोन्स अभी तक डिस्पर्स हो चुके हैं अमाउंटिंग टू 13,797 करोड़, और 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक इससे बेनिफिट हो चुके हैं। एंड इसमें से 47 लाख स्ट्रीट वेंडर्स आपके डिजिटली एक्टिव हैं। और देखो 45% ये जो सारे लोन्स हैं उस वो विमेन को दिए गए हैं, और उसमें से 65% जो हैं आपका टोटल जितने लोन्स हैं उसमें 65% आपके SC ST OBC कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो बहुत इंक्लूसिव स्कीम है ये आपकी। इसके साथ साथ देखो ट्रेनिंग भी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड की जा रही है इन पार्टनरशिप विद FSSAI। नेक्स्ट इज अरावली हिल्स प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो अरावलीज को लेकर भी बहुत आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया न्यूज़ पे बहुत आ रहा है। तो अब हम बिल्कुल PIB वेरीफाइड बातें करेंगे कि क्या वहाँ पर बताया है, क्या सरकार स्कीम लेकर आई है। दिसंबर 21 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना पूरा फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है। आप PIB में जाकर चाहे उनकी साइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अरावली हिल्स। इस क्या हुआ था, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना जजमेंट दी थी नवंबर 2025 को। काफ़ी सालों से ना एक डिस्प्यूट चल रहा था। तो अरावली रेंज में ना काफ़ी देखो इलीगल माइनिंग होती है। अब वो कह रहे थे कि क्या अरावली हिल्स में आता है क्या नहीं आ रहा है, कोई ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था। तो उस पे आपका पूरा डिस्प्यूट चल रहा था और उस पे उन्होंने नवंबर 20 को जजमेंट दी थी, और देखो सरकार से उन्होंने डेफिनेशन मांगी थी। उस पर काफ़ी आपने सुना भी होगा, काफ़ी विवाद भी रहा। जो नई स्ट्रैटेजी है ना वो जो अब बनाई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, वो इस रेंज को बचाने के लिए ही बनाई गई है। तो हम देख लेते हैं कि क्या उन्होंने दी है, क्या उनकी नई फ्रेमवर्क है। न्यू यूनिफाइड डेफिनेशन उन्होंने दी है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी की यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंडेशन टू डिफाइन अरावलीज यूनिफॉर्मली अक्रॉस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो इन 4 स्टेट्स में आपके बेसिकली अरावली हिल्स पाए जाते हैं। अरावली हिल उन्होंने क्या कहा, कोई भी लैंडफॉर्म है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन 4 स्टेट्स का जो 100 मीटर्स या उससे ऊपर है उन्हें अरावली हिल माना जाएगा। ग्राउंड लेवल से ये उनकी हाइट होनी चाहिए। अरावली रेंज किसे कहा जाएगा, अ क्लस्टर ऑफ 2 और मोर सच हिल्स लोकेटेड विद इन 500 मीटर्स ऑफ ईच अदर, तो उसे अरावली रेंज का पार्ट माना जाएगा। अब ये देखो क्यों ज़रूरी है, ये इन्होंने दी, इस डेफिनेशन पर काफ़ी बात भी हो रही है। पहले क्या होता था, जो स्टेट्स थी ना हर कोई अपना यूज़ कर रहा था डेफिनेशन, कुछ भी ना ऐसे नहीं था। हो सकता है हरियाणा के लिए वो अलग अरावली डिफाइन होता था, राजस्थान के लिए अलग। अब इससे क्या है, लीगल लूप होल्स कहीं ना कहीं रह जाते थे। अब इसके क्या है, उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है। अब इस डेफिनेशन की वजह से आपका प्रॉपरली मैपिंग हो जाएगा बाय सर्वे ऑफ इंडिया कि हाँ ये अरावली हिल में आता है, ये अरावली रेंज में आता है। देन कोर प्रोटेक्शन एंड इनवायलेट जोन्स आपकी बनाई गई हैं।
सो इन जोन्स में क्या होगा, आपका माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेंगी। पहले क्या होता था, देखो हर जगह हो रही थी, लेकिन अब क्या है, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन देने से इन जोन्स को बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि इन यहाँ पर तो होना ही नहीं है। सो प्रोटेक्टेड एरियाज आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स इनमें नहीं अलाउड है। इसके साथ साथ आपके इको सेंसिटिव जोन्स, यानी कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी 1 किलोमीटर की बाउंड्री में कुछ भी आता है एरिया, उसको इको सेंसिटिव जोन बनाया गया, उसमें भी अलाउड नहीं है माइनिंग। Conservation investments, so any land where plantations have been raised using CAMPA funds, government grants और international cooperation, तो उन्हें conservation investments माना जाएगा। एंड इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वेटलैंड्स, प्राइमरी एक्वीफर रिचार्ज जोन, इनमें भी अलाउड नहीं है माइनिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, MPSM, ये भी प्रोवाइड किया है उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी न्यू माइनिंग लीजेज है ना, उसको फ्रीज कर दो अंडर दिस प्लान, कि जब तक ये प्लान फाइनलाइज नहीं होता ना, आपको तब तक नहीं कोई माइनिंग लीज देनी, और पिछली जो भी आपने न्यू दी है वो फ्रीज कर दो। सो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है, उनको टास्क दिया गया था कि आप इस प्लान को ड्राफ्ट करो फॉर एंटायर 700 किलोमीटर, आपकी पूरी अरावली रेंज है, ये पूरी रेंज के लिए आप ये ड्राफ्ट करके दीजिए। सो जो प्लान जो है वो अभी बनाएंगे और उसके बाद ही इस पे काम होगा, तब तक के लिए आपकी लीजेस फ्रीज कर दी गई हैं। सो द प्लान विल बी बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन। इसका मतलब क्या है कि माइनिंग वहीं पे परमिटेड होगी जहाँ डैमेज ऐसा हो कि वो रिवर्स हो सके, उस जगह पे नहीं कि जहाँ का डैमेज आप कभी रिवर्स ही नहीं कर सको। तो क्या कैरिंग कैपेसिटी है इकोलॉजिकली उस रीजन की, उसी हिसाब से माइनिंग अलाउड की जाएगी या नहीं अलाउ की जाएगी। इसके साथ साथ कोई भी अगर क्रिटिकल या स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं, जैसे कि लिथियम है या रेयर अर्थ मटेरियल है, जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है, उनको एक्सेप्शन माना गया है, वहाँ पर अलाउ कर दी जाएगी माइनिंग। देन नेक्स्ट इज़ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो ये आपका एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव जो था ना, उसी का एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 पे ही लॉन्च किया गया था। सो 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड ग्रीन कॉरिडोर आपका माना गया है, किससे, फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत पूरा एक बनाया गया है। देन गोल क्या है इसका, इस कॉरिडोर में आपके 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जाएगा बाय 2030। देन वाटर रेजुविनेशन भी इस एरिया में आपके किया जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, तो उन चीज़ों को रोका जाएगा। सो देखिए आपका रीडेफिनेशन को लेके काफ़ी कंसर्न्स आए थे, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या आपका दिया है रिस्पॉन्स, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो 100 मीटर रूल आया, आप जानते ही होंगे, इसको लेके काफ़ी आपका कंसर्न्स आए, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट थे या आपके सिटीजन्स की वजह से भी, क्योंकि देखो जो उससे नीचे हैं तो मतलब वो पहाड़ी नहीं है क्या। सो उसको लेके क्या सरकार ने रिस्पॉन्स दिया है, दैट सैचुरेशन ऑफ प्रोटेक्शन। सो मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि 90% ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव अरावली एरिया जो है वो कंसोलिडेटेड प्रोटेक्टिव रेजीम के अंदर ही आएगा। तो उनका कहने का मतलब है कि 100 मीटर के रूल के बाद से 90% अरावली अब आपका प्रोटेक्टेड जोन में आ गया है। सो आप देखो कि उल्टी न्यूज़ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नहीं 90% तो नीचे हैं उससे, पर नहीं, सरकार ने जो रिस्पॉन्स दिया उन्होंने कहा है 90% अब आपका सेफ़ है अरावली एरिया। देन माइनिंग जो है, जो एक्चुअल माइनिंग है, जो पोटेंशियली परमिसिबल होगी जब आपका प्लान बन जाएगा, इट विल बी अलाउड ओनली इन 2% ऑफ टोटल अरावली लैंडस्केप। तो जब वो आपका प्लान आ जाएगा तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं सिर्फ 2% पे वो अलाउड रहेगी। इसके साथ साथ आपका जो दिल्ली रिज एरिया है, जो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में फाउंड है, आपके जितने भी अरावलीज, वहाँ पर तो माइनिंग बिल्कुल कम्प्लीटली बैंड रहेगी। तो ये है आपका बिल्कुल वेरीफाइड, अगर हम लोग अरावली रेंज पर बात करें कि सरकार ने क्या फ्रेमवर्क लाए हैं, क्या प्लान रहेगा, क्या भी अलाउड है क्या नहीं है, और आपकी कंसर्न्स पर क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा है। सो दैट्स इट, आपकी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। और जैसे मैं आपको शुरू में भी इस क्लास में बताया था, आपके लिए 2026 के लिए RBI के बच्चे हों या फिर आप SBI के लिए, आप IBPS किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखो स्टडी कर रहे हो,
सो आपके लिए एक ही कोर्स है, इनफ है सारे फेजेस हर लेवल को क्लियर करने के लिए, बिगिनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। और इस कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 2 वर्जन्स आपके रहते हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका सारा ऑनलाइन रहेगा, प्रो आपका ऑनलाइन प्लस आपको फेज़ 2 आरबीआई की बुक्स घर पे मिल जाती हैं। स्टैंडर्ड का प्राइस है 4899 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 55%, प्रो का है 8499 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 60%। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको और इन्फॉर्मेशन इस कोर्स रिलेटेड लेनी है, कुछ भी गाइडेंस, कुछ भी आपको जानना है, तो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।